आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, कुछ सामान्य ज्ञान की किताबें, करंट अफेयर्स की पत्रिकाएं और कुछ ताज़ा वैज्ञानिक समाचार, ये सब हमें एक अदृश्य दुनिया में ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे अंदर और हमारे चारों ओर है। हम बात कर रहे हैं मानव रोगों की और खास तौर पर दो बहुत पुराने दुश्मनों की, वायरस और बैक्टीरिया। जी। हमारा मिशन इन स्रोतों से ये समझना है कि ये दोनों आखिर हैं क्या। ये कोई छोटे मोटे कीड़े नहीं हैं, ये दो अलग अलग साम्राज्यों की तरह हैं, है ना? बिल्कुल, जिनके लड़ने के तरीके, उनकी बनावट और हमारे खिलाफ उनके हथियार बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए इस अदृश्य जंग के मैदान में उतरते हैं। सबसे पहले इन दो किरदारों को समझते हैं। बैक्टीरिया जो एक आत्मनिर्भर जीव है और वायरस जो एक रहस्यमयी घुसपैठिया है। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? ये सवाल ही मतलब इस पूरी कहानी का केंद्र है, क्योंकि यहीं से सब कुछ अलग हो जाता है। अच्छा। ये दोनों सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से उतने ही अलग हैं जितना एक पौधा और मान लीजिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम। इन स्रोतों को देखने पर एक बात साफ होती है, बैक्टीरिया हमारे ग्रह के सबसे पुराने निवासियों में से हैं। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन्हें पहली बार देखा था। और ये पूरी तरह से जीवित है? हाँ, पूरी तरह से। ये एक कोशिका वाले जीव हैं, मतलब वे खाते हैं, बढ़ते हैं और अपने आप अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। वे आत्मनिर्भर हैं। और वायरस, वो तो हमेशा से एक पहेली की तरह लगे हैं। बिल्कुल, वायरस जीवित और निर्जीव के बीच की एक धुंधली सी रेखा पर खड़े हैं। मतलब? किसी कोशिका के बाहर वे नमक के दाने की तरह बेजान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे हमारे शरीर की किसी कोशिका के संपर्क में आते हैं, वे एक हैकर की तरह काम करते हैं। हैकर की तरह? हाँ, वे अपना जीनेटिक कोड हमारी कोशिका में इंजेक्ट कर देते हैं और हमारी ही मशीनरी को हाईजैक करके अपनी हजारों कॉपियां बनाने पर मजबूर कर देते हैं। अरे वाह! वे अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उन्हें जिंदा रहने के लिए हमेशा एक मेजबान की जरूरत होती है। अच्छा, तो एक आत्मनिर्भर जीव है और दूसरा एक हाईजैकर। इन स्रोतों में एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है बैक्टीरिया की बनावट के बारे में। उनकी कोशिका की दीवार में पेप्टिडोग्लाइकेन नाम की कोई चीज होती है। जी। ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा। इसे बैक्टीरिया का कवच या चेन मेल आर्मर समझिए। ये एक ऐसा मजबूत जाल है जो उनकी कोशिका को बचाता है, और ये सिर्फ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। सिर्फ बैक्टीरिया में, इंसानों में नहीं? नहीं, इंसानों या जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। और यहीं पर विज्ञान ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला था। पेनिसिलिन? बिल्कुल। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, तो उन्होंने असल में एक ऐसी चाबी खोज निकाली थी जो सिर्फ इसी कवच को खोल सकती थी। मतलब पेनिसिलिन इस कवच पर हमला करती है। सीधे सीधे कहूं तो पेनिसिलिन इस कवच को बनने ही नहीं देती। अच्छा, बनने ही नहीं देती? हाँ, ये उस प्रक्रिया में रुकावट डालती है जिससे बैक्टीरिया अपनी दीवार की मरम्मत करते हैं या नई दीवार बनाते हैं। नतीजा, बैक्टीरिया की दीवार कमजोर होकर फट जाती है और लो खत्म हो जाता है। ये तो शानदार है, लेकिन वायरस पर एंटीबायोटिक्स बेअसर क्यों है? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कवच होता ही नहीं है। इसलिए एंटीबायोटिक्स उन पर किसी बंदूक की खाली गोली की तरह होती हैं, पूरी तरह बेअसर। तो ये बुनियादी अंतर ही उनके फैलाए आतंक को भी अलग अलग बनाता होगा। चलिए उनके रैप शीट पर एक नजर डालते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बड़ी बीमारियां कौन सी हैं? लिस्ट तो लंबी है, पर चलिए 2-3 दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। एक है हैजा या कॉलरा। इसका बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी एक तरह से हमारे शरीर को धोखा देता है। ये हमारी आंतों को इतना पानी बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है कि शरीर में पानी की भयानक कमी हो जाती है। और दूसरा उदाहरण है टेटनस। इसका बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, बल्कि मिट्टी में रहता है। मिट्टी में? हाँ, किसी जंग लगी कील या चोट से ये शरीर में आता है और एक जहर बनाता है जो हमारी मांसपेशियों को जकड़ लेता है, जिसे लॉकजॉ भी कहते हैं। रुकिए, आपने प्लेग का भी जिक्र किया था। मेरा दिमाग सीधे यूरोप की ब्लैक डेथ की तरफ जाता है। इन स्रोतों में जरूर इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल है। 14वीं सदी में यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर देने वाली ब्लैक डेथ असल में बुबोनिक प्लेग ही थी। और वो एक बैक्टीरिया की वजह से हुई थी? हाँ, और ये यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से फैली थी। ये इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक थी, और ये सब एक बैक्टीरिया का किया धरा था। ये तो वाकई डरावना है। अब बात करते हैं वायरस की,
उनकी लिस्ट तो शायद आज के दौर में ज्यादा जानी पहचानी लगती है। हाँ, क्योंकि वे लगातार खबरों में रहते हैं। एड्स, पोलियो, खसरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, ये सब वायरल हैं। डेंगू भी? डेंगू को ही ले लीजिए। ये वायरस हमारे शरीर में घुसकर हमारी प्लेटलेट्स पर हमला करता है, जो खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी हैं। या फिर इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू का वायरस। ये इतनी तेजी से अपना रूप बदलता है कि हमें हर साल एक नए टीके की जरूरत पड़ती है। इन स्रोतों में बर्ड फ्लू यानी H5N1 का भी काफी जिक्र है। ये कितना खतरनाक है? यहाँ पर आकर बात बहुत गंभीर हो जाती है। बर्ड फ्लू, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मुख्य रूप से पक्षियों की बीमारी है। तो इंसानों में कैसे फैलती है? इंसानों में ये आसानी से नहीं फैलता, लेकिन जब ये फैलता है तो इसका नतीजा भयानक होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों में इसकी मृत्यु दर लगभग 60% है। 1 मिनट, कितना? 60%? जी, 60%। ये तो बहुत ज्यादा है। अगर हम कोविड-19 से इसकी तुलना करें तो? कोविड-19 की मृत्यु दर अपने चरम पर भी लगभग 3% के आसपास थी। 3%? हाँ। और 60%? हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वैज्ञानिक H5N1 को लेकर इतने चिंतित क्यों रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? यही कि अगर कभी इस वायरस ने रूप बदलकर इंसानों से इंसानों में आसानी से फैलना सीख लिया, तो ये एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। तो हमारे पास ये 2 अलग-अलग तरह के दुश्मन हैं। हाँ। एक के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स जैसा सिल्वर बुलेट था। मैं था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब एक नई और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है ना? बिल्कुल, और उस समस्या का नाम है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR। AMR। ये हमारी कहानी का वो मोड़ है जहां बैक्टीरिया ने पलटवार किया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक ताले की चाबी है। ठीक है। AMR का मतलब है कि बैक्टीरिया ने हर बार इस्तेमाल होने पर उस ताले को थोड़ा सा बदल दिया, और अब हमारी वो पुरानी चाबी यानी एंटीबायोटिक्स उस ताले में काम ही नहीं कर रही। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है। ये असल में कितनी बड़ी मुसीबत है। ये आज के दौर का सबसे बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। एक स्रोत में विश्व बैंक का अनुमान है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो 2050 तक AMR की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर हर साल $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। $1 ट्रिलियन? हाँ, ये एक धीमी गति से आ रही सुनामी है। इसका मतलब ये है कि हम उस दौर में वापस जा सकते हैं जहां एक मामूली सा ऑपरेशन या बच्चे के घुटने पर लगी खरोच भी जानलेवा बन सकती थी। तो अगर हमारी सबसे बड़ी तोप यानी एंटीबायोटिक्स नाकाम हो रहे हैं, तो हम इस जंग को जीतेंगे कैसे? टीकों या वैक्सीन की इसमें क्या भूमिका है? वैक्सीन हमेशा से हमारा सबसे मजबूत कवच रहे हैं, खासकर वायरस के खिलाफ, जहां एंटीबायोटिक्स वैसे भी काम नहीं करती। वैक्सीन एक तरह से हमारे शरीर की सेना को दुश्मन की तस्वीर दिखाकर ट्रेनिंग देने जैसा है। हम वायरस या बैक्टीरिया का एक कमजोर या मरा हुआ रूप शरीर में डालते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी उसे पहचानना सीख जाती है। बिल्कुल, और उससे लड़ना सीख जाती है, वो भी बिना सच में बीमार पड़े। पोलियो जो वायरल है और टिटनेस जो बैक्टीरियल है, दोनों के खिलाफ हमारे टीके बेहद सफल रहे हैं। और बर्ड फ्लू के टीके का क्या? क्या हमारा सामान्य फ्लू का टीका उस पर काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जरूरी बात है जो इन स्रोतों में बताई गई है। मौसमी फ्लू का टीका H5N1 से कोई सुरक्षा नहीं देता। अच्छा। उसके लिए खास टीके विकसित किए जा रहे हैं ताकि अगर कभी वो बड़ी महामारी फैली तो हम तैयार रहें। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ टीकों और पुरानी एंटीबायोटिक्स तक सीमित नहीं रही। मतलब? AMR के संकट ने हमें कुछ ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है जो पहले सिर्फ कल्पना में ही संभव था। और यहीं से बात असली दिलचस्प मोड़ लेती है। हम अब भविष्य की तकनीकों की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, और ये भविष्य की तकनीक किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। एक स्रोत स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किए गए EVO नाम के एक AI मॉडल के बारे में बताता है। EVO? जी, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, ये DNA के लिए ChatGPT है। DNA के लिए ChatGPT? इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये जेनेटिक कोड लिख सकता है? बिल्कुल, जैसे ChatGPT भाषा और टेक्स्ट तैयार करता है, वैसे ही EVO जेनेटिक कोड को समझ सकता है और नया कोड बना भी सकता है। और वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? वे इसका इस्तेमाल एक क्रांतिकारी काम के लिए कर रहे हैं। वे नए वायरस डिजाइन कर रहे हैं। 1 मिनट, AI को वायरस डिजाइन करने देना, यह सुनने में थोड़ा डरावना नहीं लगता? क्या हम एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं? ये सवाल जायज है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ये वायरस, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। अच्छा। ये प्रकृति के शिकारी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। तो हम AI का इस्तेमाल करके ऐसे स्मार्ट बॉम्ब बना रहे हैं जो सिर्फ सुपर बग्स को मारेंगे। बिल्कुल, ऐसे
हत्या या वायरस जो शरीर में जाकर सिर्फ उन सुपर बग्स को ढूंढ कर मारेंगे जिन पर हमारी सारी एंटीबायोटिक्स बेअसर हो चुकी हैं। हम एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से खत्म करवा रहे हैं। वाह, तो हम रासायनिक युद्ध मतलब एंटीबायोटिक्स से अब जैविक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी एआई की मदद से। हाँ, ये तो लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल देने जैसा है। और सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ है? एक और तरीका है जिसे वुल्बैचिया मेथड कहते हैं। ये डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों से निपटने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। इसमें क्या होता है? कोई केमिकल या कीटनाशक? नहीं, इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। वैज्ञानिक लैब में मच्छरों को वुल्बैचिया नाम के एक प्राकृतिक बैक्टीरिया से संक्रमित करते हैं। फिर इन नर मच्छरों को बाहर छोड़ दिया जाता है। जब ये संक्रमित नर मच्छर किसी जंगली मादा मच्छर के साथ संबंध बनाते हैं तो उस मादा के अंडों से बच्चे ही नहीं निकलते। तो सीधे सीधे कहूं तो ये एक तरह का इंसेक्ट बर्थ कंट्रोल है, वो भी बिना किसी केमिकल के। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने का एक जैविक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मच्छरों के डीएनए में कोई जेनेटिक बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? सीधी बात यह है कि वायरस और बैक्टीरिया सिर्फ दो अलग अलग तरह के कीटाणु नहीं है, वे दो अलग सभ्यताएं हैं। सही कहा, जिनके काम करने का तरीका बिल्कुल जुदा है। और हमारी लड़ाई की कहानी भी लगातार बदल रही है। एक तरफ बैक्टीरिया हैं, जीवित कोशिकाएं, जिनके खिलाफ हमने पेनिसिलिन जैसा ब्रह्मास्त्र बनाया, लेकिन अब वो होशियार हो गए हैं और एएमआर का संकट खड़ा कर दिया है। और दूसरी तरफ वायरस हैं, जेनेटिक कोड के हाईजैकर्स, जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता और टीके ही हमारा मुख्य हथियार रहे हैं। लेकिन H5N1 जैसे नए खतरे हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। तो जो मुख्य बात इन स्रोतों से निकल कर आ रही है वो सिर्फ ये नहीं है कि वायरस और बैक्टीरिया अलग हैं, बल्कि ये है कि हम इन सूक्ष्म जीवों के साथ एक लगातार चलने वाली हथियारों की होड़ में हैं। बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा हथियार एंटीबायोटिक्स अब पुराना पड़ रहा है और ये हमें और ज्यादा रचनात्मक होने पर मजबूर कर रहा है, अपने दुश्मनों को ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना और इस अदृश्य युद्ध के नियमों को नए सिरे से लिखना। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात है। जरूर। ये स्रोत हमें दिखा रहे हैं कि हम बैक्टीरिया को मारने के लिए एआई से वायरस डिजाइन करवा रहे हैं। हम एक जीव की शक्ति का इस्तेमाल दूसरे से लड़ने के लिए कर रहे हैं। ये भविष्य के लिए एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या? जैसे जीवन के कोड के साथ छेड़छाड़ करने की हमारी तकनीक और शक्तिशाली होती जाएगी, तो इसकी नैतिक सीमाएं क्या होंगी? जब हम नए जैविक जीव बनाना शुरू करेंगे, भले ही किसी अच्छे काम के लिए ही क्यों ना हो, तो एक निर्माता होने और प्रकृति के काम में दखल देने के बीच की वो महीन रेखा कहाँ होगी?